फंक्शन बाजार विश्लेषण के कार्य। तो इसमें पहला पॉइंट है बाजार में वस्तुओं की मांग। जब भी हम बाजार विश्लेषण का कार्य करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मार्केट में, जो बाजार में वस्तुओं की मांग क्या है, क्योंकि बाजार में बहुत सारी वस्तुएं रहती है, बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं। तो हमको ये पता करना पड़ेगा जो कि बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने सारे, तो हमको सबसे ज्यादा जो हमने मैन्युफैक्चर किया है या हमारे जो प्रोडक्ट है, तो हमको पता करना है बाजार में कौन सी वस्तुएं की मांग है, उसके अनुसार हमको प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग करके, तब जाके हमारा ज्यादा से ज्यादा सेल हो। उसके बाद है ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त होना। जब भी हम मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को ले जाएंगे तो हमको ग्राहकों की, उनकी आवश्यकता और इच्छा, जो उनकी उन प्रोडक्ट की आवश्यकता है कि नहीं, वो उनकी इच्छा है कि उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं कि नहीं, और उनकी उस प्रोडक्ट में रुचि है कि नहीं, उनका हमको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि जो कंज्यूमर है उसकी मार्केट में जाने के बाद उसकी प्रोडक्ट की क्या इच्छा है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो इसलिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं। उसके बाद है बाजार में वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति का अध्ययन करना। जब भी हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, मार्केट विश्लेषण करेंगे, तो हमको ये पता होना चाहिए कि बाजार में किस वस्तु की मांग है, ताकि जिस वस्तु की मांग होगी तभी हम उसका पूर्ति कर पाएंगे ना। अगर उस वस्तु की डिमांड होगी नहीं तो हम उसका पूर्ति कैसे कर पाएंगे। तो हम मार्केट जब एनालिसिस करते हैं तो हमको मार्केट में जाके पता करना पड़ता है कि मार्केट में कौन सी वस्तु की मांग है, ताकि उसकी हम पूर्ति कर सके। उसके बाद ग्राहकों की क्रय शक्ति और आय। हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है, तो हमारे प्रोडक्ट को तो हर ग्राहक लेगा ही नहीं। तो हमको पता करना पड़ेगा जो अलग अलग लोग, अलग बाजार में अलग अलग कस्टमर होते हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग इनकम स्टेटस होती है, अलग अलग। तो हमको पता करने पड़ेगा कि उनकी परचेसिंग पावर क्या है और उनकी इनकम क्या है। तब जाके, जब तक हम परचेसिंग पावर और इनकम नहीं जान पाएंगे उनकी और उनका इनकम स्टेटस, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। तो हमको मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है जाके मार्केट पे, ताकि हमको पता चल सके ग्राहकों की क्रय शक्ति क्या है, उनकी इनकम स्टेटस आय क्या है। उसके बाद बाजार की प्रतिस्पर्धा स्थिति का अध्ययन करना। बाजार में क्या बहुत सारे प्रोडक्ट है और हर कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को हर साल या हर 6 महीने में लॉन्च करती रहती है। तो हमारा क्या कंपटीटर बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट में कोई स्टील बेचता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मार्केट में मैं अकेले स्टील बेचता हूँ, उस मार्केट में और भी तो लोग होंगे जो स्टील का धंधा करते होंगे। या मान लीजिए मैं कोई कपड़े बेचता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं ही अकेला हूँ उस पूरे मार्केट में बैठा हूँ कपड़े बेचने के लिए, और भी तो लोग हैं जो बैठे हैं कपड़े बेचने के लिए। तो हमको मार्केट में जाके, जब भी हम बाजार एनालिसिस करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, बाजार का विश्लेषण करते हैं, तो हमको जाके मार्केट में पता करना पड़ता है कि हमारे जो कंपटीटर है वो कितने हैं, और उनकी स्थिति क्या है, उनके अध्ययन। इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी स्थिति का अध्ययन करना पड़ता है, ताकि हम सही डिसीजन ले पाए। उसके बाद है क्रय उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करना। इसका मतलब है कि जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। क्या वो कंजप्शन के लिए खरीद रहा है, क्या अपने लिए उपभोग के लिए खरीद रहा है, अपने उपभोग के लिए खरीद रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अपने उपभोग के लिए नहीं खरीदते, हम गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं। या मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, तो हम बिजनेस के लिए भी, वो बिजनेस के उद्देश्य को पर्सपेक्टिव से भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने हैं। ऐसा ही नहीं कि हम कंज्यूम ही करने के लिए खरीदते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद है बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। हम किसी भी प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते, मार्केट रिसर्च करने के बाद तब हमको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है। इसको एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट रिसर्च क्या होता है।
एक बार क्या हुआ, एक कंपनी के एक सीए मालिक ने एक सीए को भेजा, अपने सीईओ को दूसरे देश में कि जाओ पता करके आओ कि इस देश में जो चप्पल है, चप्पल बिकेगा नहीं। तो एक सीए आया और सबको चप्पल देने लगा कि ये देखो मैं एक चप्पल बनाया हूँ, सबको देने लगा। तो किसी ने चप्पल लिया ही नहीं। तो उस देश में क्या सभी लोग नंगे पाँव ही थे। जब वो उस देश में गया हो तो सभी लोग नंगे पाँव ही थे। तो वो क्या किया कि अपने बॉस को फोन किया और बोला कि यहाँ पे किसी को चप्पल की जरूरत ही नहीं क्योंकि सारे नंगे पाँव हैं। फिर उसने क्या किया कि अपने उस मालिक ने, उस कंपनी के मालिक ने क्या किया, अपने दूसरे सीईओ को भेजा, और दूसरे सीईओ को भेजा और वो गया मार्केट रिसर्च किया। मार्केट रिसर्च करने के बाद वो बोला कि यहाँ पे किसी के पास चप्पल है ही नहीं, सब नंगे पाँव हैं। तो इनको क्या, सबको क्या क्या चाहिए, सबको चाहिए एक चप्पल चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि यहाँ यहाँ किसी के पास चप्पल नहीं। तो अपने बॉस को बोला कि यहाँ पे चप्पल का प्लांट लगाओ। तो इसी को बोलते हैं मार्केट रिसर्च करना। एक्चुअल में मार्केट रिसर्च क्या होता है कि मार्केट में क्या, प्रोडक्ट का तो डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड तो कर रहा है, लेकिन उसकी उस प्रोडक्ट को कोई बना ही नहीं रहा है। ये कोई बना ही नहीं रहा, कोई बना तो जब उसको बनाने के लिए, जब कोई बना नहीं रहा तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको मार्केट में जाके आना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम न्यू लॉन्च कर सकते हैं, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। उसके बाद विक्रय अनुसंधान, हम विक्रय रिसर्च भी करते हैं ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। अनुसंधान विक्रय रिसर्च भी करते हैं। विक्रय रिसर्च हम इसलिए करते हैं ताकि जो किसी कंपनी में क्या होता है कि जो सेल हो वो अप डाउन होती रहती है, कभी सेल ज्यादा हो जाता है, कभी अप कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो उस कारण जब कम होता है तो सेल, किसी कंपनी के प्रोडक्ट का सेल कम होता है, तो उस कारण का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल रिसर्च करते हैं, विक्रय अनुसंधान करते हैं कि कारण क्या है जिसकी वजह से विक्रय कम हो रहा है। उसके बाद उत्पाद अनुसंधान, प्रोडक्ट रिसर्च बोलते हैं इंग्लिश में उसको। मार्केट में क्या होता है कि नए नए डिजाइन के उत्पाद आते रहते हैं और हमारे कंज्यूमर का क्या है, नीड टेस्ट बदलता रहता है। तो हमको मार्केट में जाके उत्पाद अनुसंधान भी करना पड़ता है कि जो नए कंज्यूमर है, क्या होता है कि नए कंज्यूमर या पुराने कंज्यूमर है, नए कंज्यूमर जब उनका टेस्ट बदलता है या तो क्या करते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। या मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है तो वो क्या करते हैं, एज कम्पेयर टू जो जो सेम प्राइस का या उससे कम प्राइस का सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है तो उसकी तरफ स्विच हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हमको क्या, प्रोडक्ट अनुसंधान करना पड़ता है मार्केट में जाके, कि बाजार विश्लेषण, मार्केट में जाके हमको अनुसंधान करना पड़ता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे कस्टमर है उनका नीड है, जो वांट है उसका चेंज हो रहा है, या जो कि क्या रीजन है कि वे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अनुसंधान करते हैं। उसके बाद विज्ञापन अनुसंधान, एडवर्टाइजमेंट रिसर्च। ये क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट देते हैं, पॉम्पलेट देते हैं, पॉम्पलेट में छपवा सकते हैं, ब्रोशर में छपवा सकते हैं, अखबार में छपवा सकते हैं, टीवी में छपवाते हैं। लेकिन हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी हो। तो उसके लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट रिसर्च करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है, अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो हमको पता करना पड़ेगा कि, और हमारा बजट उतना नहीं है तो हमको किसी सेलिब्रिटी को नहीं देना पड़ेगा, हमको किसी अखबार में दे के ही उसका ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए, या टीवी में देंगे भी तब भी हम वो क्या पड़ेगा, हमको ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए और विज्ञापन हम करते हैं, और विज्ञापन अनुसंधान इसलिए भी किया जाता है ताकि हम अपने विज्ञापन में चेंजेस ला सके। जब हमारा
प्रोडक्ट का कम सेल होता है या ऑडियंस चेंज होती रहती है, समय समय के अनुसार ऑडियंस चेंज होती रहती है, उसके अनुसार भी हम अपने एडवर्टाइजमेंट को चेंज करते रहते हैं ताकि हमारे एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन है उसमें इंटरेस्ट बना रहे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर क्या ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। उसके बाद विक्रय तकनीक एवं नीति अनुसंधान, सेल टेक्निक। हम क्या करते हैं कि जब भी हम सेल डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, जो सेलर होता है वो क्या करता है, वो टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उनके पास टेक्निक होती है किसी प्रोडक्ट को बेचने की। तो हम क्या करते हैं, हम अपने डेली बाय डेली हम अपने सेल टेक्निक को बढ़ाते रहते हैं या नई सेल्स टेक्निक उसमें ऐड करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट क्या हो, सेल हो। उसके बाद पॉलिसी रिसर्च, नीति अनुसंधान भी करते हैं कि जब भी कोई कंपनी पॉलिसी बनाती है तो पुरानी पॉलिसी को हटा के नई पॉलिसी भी लाई जाती है ताकि हमारा जो कंज्यूमर बदलता रहता है उनके अनुसार हम पॉलिसी न्यू चेंज करते रहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी क्या करती है, पॉलिसी शुरू में लाती है कि हम एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही कंपनी क्या करती है, बाद में ये पॉलिसी ला देती है कि अब एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलेगा, ताकि इसी को बोलते हैं पॉलिसी अनुसंधान, कि हम समय और परिस्थिति और कंज्यूमर के देखते हुए पॉलिसी रिसर्च करते हैं और उसमें अनुसंधान करते रहते हैं। उसके बाद है निर्यात विपणन अनुसंधान, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च। एक्सपोर्ट मतलब होता है कि आयात मतलब होता है खरीदना और निर्यात मतलब होता है बेचना। तो हम निर्यात विपणन अनुसंधान, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा कौन से देश या कौन से स्थान पे सबसे ज़्यादा सेल होता है, इसका व्यापार है, इसका डिमांड है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कौन से देश में कौन से स्थान पे है। उसके बाद क्रय प्रेरणा अनुसंधान, बाइंग मोटिवेशन रिसर्च। इसका मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब नई नई कंपनी कोई आती है, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो क्या करती है, किसी एक प्रोडक्ट के बदले कोई एक प्रोडक्ट फ्री देती है। जैसे पहले जब चाय आता था उसके बदले में कंपनी क्या करती थी, उसके साथ में ग्लास देती थी। और बहुत सारी कंपनी क्या करती थी कि चाय के अंदर 2 रुपए 5 रुपए का सिक्का भी उसके अंदर भर देती थी। तो उसके अंदर भर देती थी ताकि हमारा जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, मोटिवेट हो। पहले जो शुरू में क्या हुआ था, शुरू में क्या हुआ था कि जो सर्फ एक्सेल आया था, निरमा, या बहुत सारे निरमा आया था, तो एक के बदले एक निरमा फ्री दिया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होके हमारे जो कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदे। मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन, कम्युनिकेशन जब भी होता है तो दो लोग के बीच होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। किसके द्वारा होता है, किसके थ्रू, कस्टमर और सेलर के थ्रू। कस्टमर और सेलर में होता है 2 वे कम्युनिकेशन। क्यों होता है, क्योंकि जब एक कस्टमर क्या करेगा, एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा और वो सेलर बेचेगा, या कोई किसी कंपनी में कोई उत्पाद मैन्युफैक्चर हुआ है वो बेचेगा, या किसी कस्टमर को कोई सेलर बेचेगा, तो वो क्या करेगा, 2 वे कम्युनिकेशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बेचने के बाद अगर उस प्रोडक्ट में कोई गलती है, कोई डिफॉल्ट हो जाता है या फिर उसमें कोई दिक्कत आती है, तो वो क्या करता है, वो शिकायत करता है कंपनी से। जहाँ से वो माल को खरीदा है, कंपनी से खरीदा होगा तो कंपनी को शिकायत करेगा, अगर सेलर से खरीदा होगा सेलर को शिकायत करेगा, अगर होलसेलर से खरीदा होगा तो होलसेलर से शिकायत करेगा और अपने विचार प्रकट करेगा कि इस प्रोडक्ट में जो भी त्रुटियां है उसको सही किया जाए। ठीक है, तो आप इसीलिए इसको बोलते हैं 2 वे कम्युनिकेशन। और ये 2 वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है ताकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता चल सके कि
उसको फीडबैक मिल सके कि हमारे प्रोडक्ट पे क्या क्या गलती आ रही है, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। तो इसके लिए टू वे कम्युनिकेशन कंज्यूमर और सेलर के बीच, या कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर के बीच, या होलसेलर के बीच होता है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन फंक्शन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब समझिए, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड एक कंपनी मेरी है, और मैं क्या करता हूँ कि एक ही कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट को मैं बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों के क्या है, आवश्यकताएं अलग है। जो हमारा कस्टमर है उसकी, हर कस्टमर की आवश्यकता अलग है, क्योंकि हर कस्टमर एक ही प्रोडक्ट तो खरीदेगा नहीं। हर कस्टमर की जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो अलग है। हर कस्टमर की क्या है, जो रुचि है वो अलग है। तो उसको क्या, ग्रुप आप सब मार्केट में उसको क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग भागों में बांट के हमने क्या किया, प्रोडक्ट को बनाए। मान लीजिए मेरी कंपनी XYZ लिमिटेड है, उस तो हम क्या करेंगे, लोगों की इच्छा और आवश्यकता और रुचि के अनुसार मैं प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा। एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे मैं मैन्युफैक्चर करूंगा। जैसे मैं एक ही कंपनी में क्या करूंगा, बच्चों का भी एक अलग डिपार्टमेंट बना दूंगा खिलौने के लिए। तो उसका मैं मैन्युफैक्चरिंग उसी कंपनी में अलग डिपार्टमेंट में करूंगा। उसी कंपनी में मैं कपड़े ही, एक ही कंपनी में मैं कपड़े भी बनाऊंगा, उसका डिपार्टमेंट अलग कर दूंगा, सेगमेंटेशन अलग कर दूंगा, विभाजन कर दूंगा अलग। उसी एक ही कंपनी में मैं क्या करूंगा, मोबाइल बनाऊंगा, उसका सेगमेंटेशन अलग कर दूंगा, उसका डिपार्टमेंट अलग कर दूंगा। एक ही कंपनी में मैं क्या करूंगा, कूलर बनाऊंगा, तो उसका भी सेगमेंटेशन अलग कर दूंगा, डिपार्टमेंट अलग कर दूंगा। उसी एक ही कंपनी में मैं सेंट बनाऊंगा, उसका भी डिपार्टमेंट अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है, उसका हर कंज्यूमर की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग रुचि है, अलग अलग डिजायर है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसी को बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। और ये क्या होता है, दूसरी बात, एक भौगोलिक आधार पे भी होता है। भौगोलिक आधार पे मान लीजिए आ, आ, क्या है, ठंडी के दिन में क्या है कि ठंडी के दिन में क्या होता है कि स्वेटर, शाल, जैकेट ये अलग बिकता है, ज्यादा बिकता है। बाकी सारे जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाते हैं कपड़े में। तो इसी को बोलते हैं भौगोलिक आधार पर भी, कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से भौगोलिक स्थिति में ज्यादा बिक रहा है, और कौन से परिस्थिति में, कि चाइना में ज्यादा बिक रहा है, रसिया में ज्यादा बिक रहा है, जापान में अभी जैसे मान लीजिए सेंट है, जो सेंट सबसे ज्यादा अमेरिका में बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि अमेरिका में ठंडी पड़ती है, और ठंडी पड़ती तो बहुत सब लोग तो नहाते नहीं, हर दिन नहाते नहीं, तो क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा सेंट का यूज करते हैं। तो हो गए, इसी को बोलते हैं भौगोलिक आधार पे हम क्या करते हैं, ग्राहकों का वर्गीकरण कर देते हैं। उसके बाद आय के आधार पर। क्यों? क्योंकि हर आदमी की आय अलग अलग है। जो 50 साल वाला प्रोडक्ट लेगा, 50 साल का आदमी, वो बच्चा तो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। एक बच्चे को क्या चाहिए, एक बच्चे को खिलौना चाहिए, लेकिन जो 50 साल का आदमी, उसको तो खिलौना तो चाहिए नहीं। तो आय के आधार पे, आयु के आधार पे, एज के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, और उसके बाद पारिवारिक आकार के आधार पे और लिंग के आधार पे हमने क्या किया, मार्केट को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित आदमी क्या करेगा, कॉपी किताब तो खरीदेगा, पढ़ेगा, लेकिन अशिक्षित आदमी क्या करेगा, कॉपी किताब तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ेगा नहीं। तो शिक्षा के आधार पे हम मार्केट को सेगमेंटेशन कर दिए। पारिवारिक आकार के आधार पे, क्योंकि एक जो बड़ा परिवार है वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदेगा, लेकिन वो सस्ते प्रोडक्ट को खरीदेगा। लेकिन छोटा आकार का जो परिवार है वो क्या करेगा, वो भी तो प्रोडक्ट को खरीदेगा, लेकिन वो क्या करेगा, महंगे प्रोडक्ट को खरीदेगा। उसके बाद लिंग। लिंग मतलब जो मेल फीमेल की प्रोडक्ट तो खरीदेगा नहीं, और फीमेल मेल के प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिंग के आधार पे भी बाजार का वर्गीकरण कर देते, ताकि हमको सामान को मैन्युफैक्चर और सेल करने में और कंज्यूमर को खरीदने में आसानी हो। उसके बाद है प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट नियोजन।
जब भी हम किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं और मार्केट में उतारते हैं, उससे पहले हम प्रोडक्ट का प्लानिंग करते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। हमने मैन्युफैक्चर कर दिया लेकिन उसका डिमांड ही नहीं है, तो मार्केट में चलेगा नहीं, फेल हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उतारने से पहले हम उसका प्लानिंग करते हैं, उत्पाद नियोजन करते हैं कि उस उत्पाद को हम बनाएंगे तो मार्केट में चलेगा कि नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, नीड है कि नहीं, जो कंज्यूमर है। उसके बाद उसका विकास, विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। हर प्रोडक्ट का एक फाइनल स्टेज हो, एक फर्स्ट स्टेज होता है, एक फाइनल स्टेज होता है कि जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं और लास्ट स्टेज में उसको कंज्यूम करते के ख़त्म कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, विकास करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में कुछ अलग होगा उस प्रोडक्ट का डिजाइनिंग, सेकंड स्टेज में उसको बनाने का प्रोसेस अलग होगा, थर्ड स्टेज में उसको बनाने का प्रोसेस अलग होगा, फोर्थ स्टेज में जाते जाते बनाने का प्रोसेस, और कंप्लीट स्टेज में वो बन के जब तैयार होगा तो उसकी जो स्टेज है वो अलग। और विविधीकरण का, विविधीकरण मतलब होता है कि हम हर प्रोडक्ट को क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग रेंज में, अलग अलग प्राइस में बनाएंगे। और विविधीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट को बनाना, अलग अलग जो प्रोडक्ट तो बहुत सारे, सेंट भी है, चेयर भी है, बुक्स भी है, फ्रिज भी है। तो उसी प्रोडक्ट का जो सेगमेंटेशन है, जो उसी उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन फंक्शन। अब इसमें क्या है, हम विविधीकरण क्या करें, हम 5 6 स्टेज में करेंगे। जैसे वो उत्पाद का रंग क्या है, हम जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो उसके उत्पाद का रंग क्या होगा, क्योंकि उत्पाद का रंग इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारा जो कंज्यूमर है उसको साइकोलॉजी, उसके दिमाग पे रंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम ये उसके उत्पाद का रंग भी डिसाइड करेंगे, कौन से रंग का उत्पाद होगा। उसके बाद उत्पाद का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा उत्पाद, प्रोडक्ट बड़ा होगा या छोटा होगा, मीडियम में होगा। उसके बाद उत्पाद का उसका किस पे कैसा होगा। उसके बाद उत्पाद का डिजाइनिंग, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, कितना अच्छा डिजाइनिंग होगा तो उसको देखने में अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं, डिजाइनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि दूर से जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब से समझ लीजिए, पैकिंग हम उसे कहते हैं जब किसी उत्पाद को हम बना के पैक कर देते हैं, लेकिन पैकेजिंग हम उसे कहते हैं जब किसी उत्पाद को बना के पैक तो कर दिए लेकिन अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। मतलब पैकेजिंग का एक भाग है पैकिंग। उसके बाद है लेबलिंग। हम प्रोडक्ट पे लेबलिंग भी करेंगे, और लेबलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, ताकि हमारा जो कस्टमर है उसको पता चल पाए कि लेबलिंग में क्या क्या लिखा है, उसमें प्रोडक्ट में क्या क्या क्वांटिटी मिलाई गई, क्या क्या कैसी क्वालिटी है, इसका प्राइस क्या है, इसका रेंज क्या है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या चीज़ें मिलके ये बना हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं चॉकलेट बनाता हूँ तो चॉकलेट बनाने के लिए शुगर कितना लगेगा, फैट कितना लगेगा, कार्बोहाइड्रेट कितना लगेगा, ये सब चीज़ें क्या करते हैं जब लेबलिंग करते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है सारी चीज़ें। प्राइजिंग क्या होगी, ये सब चीज़ें लेबलिंग के ऊपर लिखी होती। तो ये करना जरूरी है ताकि जो हमारा कस्टमर है वो समझ पाए, पढ़ पाए, देख पाए, उसको लेबलिंग कहते हैं। उसके बाद है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब होता है मूल्य निर्धारण। अब ये किस लिए होता है, जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें क्या, प्रोडक्ट को बनाने में लागत कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, और टोटल कॉस्ट आने के बाद हमने जो प्लस उसके बाद हमने जो सेल किया है, क्रय किया है, विक्रय किया, तो उसमें लाभ हमको कितना हुआ, कितने रुपए का हमको लाभ हुआ।
मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को हमको मैन्युफैक्चर करने में बनाने में 10 रुपये लगते हैं, लेकिन हम उसको 50 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ कितना हुआ? 40 रुपया हुआ। तो उस अब उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का निर्धारण करेंगे। उसके बाद ये तो प्रोडक्ट का लाभ होगा। उसके बाद हम सामाजिक लाभ को भी देखते हैं। सामाजिक लाभ मतलब कि हमने प्रोडक्ट को बना तो दिया, लेकिन हमारा जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद के कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, कितना उसको प्रोडक्ट को यूज करने में मजा आ रहा है, कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, कितना उसको अच्छा फील हो रहा है, ताकि हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा, किसे कहते हैं, पहले क्या होता था, पहले के समय में, आज से जब नोट नहीं बनी थी तब उससे पहले क्या होता था कि लोग विनिमय कैसे करते थे। पहले के जमाने में कि लोग क्या करते थे, मान लीजिए मुझे 1 किलो आलू चाहिए और सामने वाले के पास घोड़ा है, तो वो मुझे घोड़ा दे देगा, मैं उसको 1 किलो आलू दे दूंगा। तो होता क्या था कि इस तरीके से एक्सचेंज होता था, विनिमय होता था। तो मान लीजिए आलू तो सस्ता है 1 किलो, घोड़ा महंगा है, तो हम उसको पैसे में उसको तौल नहीं पाते थे कि कितना है, क्योंकि घोड़ा की तो मूल्य ज्यादा है, आलू का मूल्य कम है। इस तरीके से पहले क्या बैरिटरी सिस्टम होता था, एक्सचेंज होता था। लेकिन जब पैसे, इसीलिए पैसे को बनाया गया, पैसे का निर्गमन हुआ, तो उसको बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब एक्सचेंज प्रोसेस होता है, तो सामने वाले से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते, उसके बराबर, या कोई भी चीज खरीदते उसके बराबर ही उसको हम क्या करते हैं, मूल्य देते हैं, उसके बराबर ही हम क्या करते हैं, उसके पैसे देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। अब उसमें क्या, बाइंग फंक्शन, क्रय कार में मान लीजिए, क्रय कार बाइंग फंक्शन किसे कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बाद कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल से हम क्या करेंगे, पक्के माल में कन्वर्ट करेंगे, पक्के माल में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को फाइनल स्टेक तब बनाएंगे, बना के फाइनल फिनिश करेंगे, उसको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, अपने मिडिल मैन जो है, वो मिडिल मैन व्यापारी, उसको हम देते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो वो क्या करता है, होलसेलर को देते हैं। होलसेलर क्या करता है, विभिन्न निर्माता, आपको भी तो कोई बनाता होगा, तो उसको पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए जब हम कच्चे माल को खरीदते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे विभिन्न विभिन्न निर्माता होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं कच्चे माल का, तो हम उनसे खरीदते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनली हम बनाने के बाद, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, होलसेलर को देते हैं। होलसेलर को बेचने के बाद वो क्या कहता है, रिटेलर को देता है। रिटेलर की आवश्यकता को पूर्ति की जाती है, और रिटेलर क्या करता है, लास्ट कंज्यूमर को आवश्यकता की, प्रोडक्ट की आवश्यकता की पूर्ति करता है। उसके बाद असेंबलिंग फंक्शन, संयोजन का। असेंबलिंग फंक्शन का क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग्स है कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी कंपनी क्या करती है, किसी पार्ट्स को लेती है, किसी पार्ट्स को ही खरीदते, एकत्र करते। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल की कंपनी है, तो क्या करती है, बहुत सारी साइकिल की कंपनी डायरेक्ट साइकिल नहीं बनाती, वो साइकिल के पार्ट्स को ही बनाती है। जैसे टायर को बनाती है, ट्यूब को बनाती है, हैंडल को बनाती है, फ्रेम को बनाती है, पहिए को बनाती है। और वो क्या करती है, वो सेल कर देती है ऐसी कंपनी को जो कि डायरेक्ट असेंबल करता है, उसको पूरी की पूरी उस पार्ट्स को असेंबल करके एक कन्वर्ट करता है एक साइकिल में। तो इसको बोलते हैं असेंबलिंग फंक्शन। उसके बाद सेलिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग फंक्शन। सेलिंग फंक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइस, हमको प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसके प्राइस को फिक्स करना पड़ता है कि कितना प्राइस होगा। उसके बाद विक्रय की शर्तें, जब भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी विक्रय की शर्तें हम लागू करते हैं। हम जब सेल करते हैं, जो हमारा कस्टमर होता है, तो मान लीजिए हम ये लागू करते हैं शर्तें कि कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का है, तो हम बोलते हैं 100 रुपए में देंगे, वो बोलता नहीं 50 रुपए में दो या 75 रुपए में दो। तो इसी को बोलते हैं विक्रय की शर्तें। जब मान लीजिए मैं 75 रुपए में तैयार हो गया और वो भी पार्टी तैयार हो गई, तो दोनों का जो स्वतंत्र सहमति रहता है, तब हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं विक्रय की शर्तें। तो उसके बाद मूल्य सूचियों का प्रकाशन, बहुत सारे प्रोडक्ट का हम बनाते हैं, तो या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को क्या करते हैं कि हम उसके मूल्य का प्रकाशन करते हैं। जैसे किसी ऐसे जगह जाइएगा जहाँ की जिस जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिलते हैं, सेल होते हैं, तो उस पे क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे क्या करता है, अलग अलग स्टिकर लगा रहता है कि ये 10 रुपए का है, ये डिब्बे 10 रुपए का है, ये सेंट 50 रुपए का है, 150 का है, प्लग ये 10 रुपए का है, चश्मा 150 रुपए का है। तो उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, तो उसका प्रकाशन करना जरूरी होता है, ताकि जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, उसको एग्जैक्ट पता चल पाए, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उसके बाद विक्रयकर्ता को नियुक्त के लिए हम विक्रयकर्ता को नियुक्त करते हैं, विक्रयकर्ता के अपॉइंटमेंट करते हैं, तब वो क्या करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है। उसके बाद है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल का मतलब होता है कि जो ऐसा प्रोडक्ट जो कि भौतिक रूप में दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल। और डिस्ट्रीब्यूशन, हम कौन सा माध्यम होगा, हम किस माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बाई ट्रक, बाई बस, बाई रेल, बाई समुद्र, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिसाइड करते हैं कि किसके माध्यम से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस स्टेट में, किस राज्य में, किस प्लेस में, किस देश में, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से माध्यम से ये प्रोडक्ट जाएगा। और उस प्रोडक्ट की जैसे जैसे डिमांड होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसका हम निर्धारण करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किस माध्यम से होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा का निर्धारण करते हैं, ताकि हमारा जो सामान है फूटे टूटे ना, हमको लॉस ना हो। ताकि अगर फूट टूट जाएगा तो हमको वहां से एक जगह से दूसरे जगह के पहुंचाने में ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाती है, ताकि हमारा जो सामान है वो सटीक सही जगह और सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से बिना टूटे फूटे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाए। उसके बाद हम एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए परिवहन के माध्यम का चयन करते हैं। उसके बाद भाड़े का निर्धारण करते हैं, फ्रेट का निर्धारण करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारा जो प्रोडक्ट जाएगा, मान लीजिए बाई ट्रेन जाता है या बाई बस जाता है, तो इसका भाड़ा कितना होगा, और भाड़ा डिस्टेंस वाइज होता है, तो उसका निर्धारण करेंगे। उसके बाद परिवहन के माध्यम का निर्धारण करेंगे कि बाई ट्रेन जाएगा, बाई बस जाएगा, या बाई एरोप्लेन जाएगा, या बाई शिप जाएगा। वो जैसा प्रोडक्ट होगा या जिस एरिया में, जिस देश में अगर इंटरनेशनल स्तर पे उस प्रोडक्ट को पहुंचाना होगा, तो हम क्या करेंगे, बाई ट्रेन जा सकते हैं, या बाई एरोप्लेन जा सकते हैं, या बाई शिप जा सकते हैं, तो उसका हम निर्धारण करते हैं। और परिवहन का बीमा करते हैं। मान लीजिए एक स्थान पे दूसरे स्थान पे किसी प्रोडक्ट को हम ले जा रहे हैं और वो शिप जाता है शिप से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, शिप का भी इंश्योरेंस करेंगे, ताकि अगर शिप डूब जाती है तो हमको शिप का इंश्योरेंस मिल जाए। और जो प्रोडक्ट जा रहा है उसका भी इंश्योरेंस करेंगे, अगर कोई फ्यूचर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका भी हमको क्या पर इंश्योरेंस कंपनसेट हो पाए। उसके बाद भंडारण एवं संग्रहण। ये भंडारण एवं संग्रहण हम क्या करते हैं, विशेष परिस्थिति या विशेष काल या विशेष मौसम में करते हैं। जैसे आलू की खेती, गेहूं की खेती, एप्पल की खेती, क्या करते, विशेष मौसम में होता है, तो हम क्या करते हैं, विशेष मौसम में हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन होता है, जब उसका उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद खेत में लगाते हैं, जब उत्पादन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद जब उसका सेल सबसे ज़्यादा डिमांड होता है जिस मौसम में, तो हम प्राइस हाई करके हम क्या करते हैं, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे उस प्रोडक्ट को ले जाते हैं और बेच सकते हैं। सुविधाकारी कार्य, फैसिलिटी फंक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट का है, इसमें फाइनेंसिंग, वित्त व्यवस्था। किसी भी काम को करने के लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तभी हम उस काम को आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए माल को खरीदने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
माल को खरीदने के लिए भी वित्त की जरूरत पड़ती है हमको। अगर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं होगा तो हम वित्त को खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी हम हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए माल को खरीदने के लिए। उसके बाद संग्रहण, स्टोरेज, बहुत सारी बहुत सारी ऐसी चीजें, वो क्या स्पेसिफिक टाइम है वो उसको प्रोडक्शन होता है। स्पेसिफिक टाइम में प्रोडक्शन होने के बाद उसको एक कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और स्पेसिफिक टाइम आने के बाद उसको सेल किया जाता है। तो जब कोल्ड स्टोर में रखा जाता है उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल के द्वारा उसको बचा के रखा जाता है। जैसे अभी मान लीजिए हैं जो तो वो क्या करते हैं कि 10-20 रुपया किलो वो गेहूं चावल लेते हैं या फिर आलू वगैरह लेते हैं। वो क्या करते हैं 10-20 रुपया किलो ले लिए, स्टोर करके रख दिए। जब आलू महंगा होगा तब स्टोर से निकालेंगे, उसको 50-60 रुपए में बेचेंगे। तो जब तक रखेंगे तो रखें, उसका भी तो एक्सपेंसेस आएगा, तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसको बोलते हैं संग्रहण, स्टोरेज। विपणन विभाग के खर्चे, विपणन विभाग के कुछ खर्चे होते हैं। विपणन विभाग उसे कहते हैं, विपणन उसे कहते हैं कि एक कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ही उसका काम खत्म नहीं हो जाता। मैन्युफैक्चरिंग कर आफ्टर सेल के बाद भी उसका काम जारी रहता है, विपणन जारी रहता है। तो उसमें भी बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं। तो उस एक्सपेंसेस को करने के लिए भी हमारे पास फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है रिस्क बेयरिंग। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होगी तभी हम काम को कर पाएंगे, और अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ऐसे बिजनेस को करने के लिए भी हमारे पास रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी हम काम को कर पाएंगे। उसमें माल का नष्ट होना, अगर माल का नष्ट हो, माल किसी कारण नष्ट हो गया है, खराब हो गया, तो हमको उसको रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि हम उसको रिकवर कर पाए। माल मांग में परिवर्तन, माल मांग में परिवर्तन का मीनिंग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी XYZ लिमिटेड, वो क्या करती है कि 1 करोड़ का कोई मैन्युफैक्चर कर देती है किसी प्रोडक्ट को, लेकिन अचानक से जो कंज्यूमर है उसके डिजायर में, उसके नीड में, उसके वांट में, उसकी रुचि में या फैशन में, उसकी आवश्यकता चेंज हो जाती है, वो प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता। तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा और कंपनी को लॉस हो जाएगी, या फिर जो रखा हुआ है स्टोर करके वो उसको भी लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को भी झेलने के लिए हमारे पास रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद उधार की वसूली न होने पर, अगर आपने अब कोई आदमी है या कोई व्यापारी है, किसी को होलसेल में 20 लाख का सामान दिया है, अगला बंदा 10 लाख दिया, 10 लाख दिया ही नहीं, तो 10 लाख तो आपका लॉस हो गया ना। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपके पास रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप आगे उस काम को कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, बिजनेस को आगे रन कर पाएंगे। उसके बाद आग लगना या बाढ़ आना। अगर आप किसी कारण से आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप अगर आपका बीमा हुआ तब तो बीमा कंपनी कंपनसेट कर देती है। अगर बीमा नहीं होता तो फिर तो बीमा कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी, या बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ में भी बहुत सारी चीजें क्या होता है, हमको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर और इसीलिए हमको बीमा भी करवा लेना चाहिए। अगर बीमा नहीं करवाते हैं तो हमको रिस्क कैपेसिटी को झेलना पड़ेगा, हमारे पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए तभी हम झेल पाएंगे। और एक व्यापारी के लिए तो खास तौर से कैपेसिटी होनी चाहिए, रिस्क कैपेसिटी लेने की, सहने की, तभी आगे बढ़ पाएगा भविष्य में। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझ लीजिए, इसको मानकीकरण बोलते हैं। मान लीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या है कि बोरोसिल का उसने ग्लास बनाया, और ग्लास बनाने के बाद एक बोरोसिल का ग्लास है जो कि 600 रुपये का आता है, और वही कंपनी एक ग्लास बनाती है जो 400 रुपये का, वही कंपनी ग्लास बनाती है जो 100 रुपये का। तो उसने क्या है, ग्लास ही बनाया, लेकिन ग्लास को क्या क्या स्टैंडर्डाइजेशन उसका कर दिया, उसको क्लास वाइज बांट दिया कि क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है, क्लास 4 का है। उसके लेवल के अनुसार, उसके क्वालिटी के अनुसार वो मानीकरण कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, और ग्रेडिंग कर दिया, उसको ग्रेडिंग दे दिया उसको। उसके बाद इसमें सबसे पहली चीज है कि प्रोडक्ट का किस्म क्या है।
मतलब वो कितना लंबा है या कितना भारी है, इसका वेट कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है प्रोडक्ट का। उसके बाद गुण, गुण मतलब क्या, उसके पास वो कितना मतलब अच्छा है, वो प्रोडक्ट में कितना दम है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है। उसके बाद मूल्य निर्धारण, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके बाद मूल्य का निर्धारण भी तो करेंगे, मूल्य का निर्धारण करेंगे, ना तो ज्यादा हाई करेंगे ना तो ज्यादा लो करेंगे। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है कि हर कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करने से क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट का डिजाइन बनाते हैं। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इसलिए बनाती है ताकि हमारा जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट को पहचानने में आसानी हो। और ये एक तरीके का ब्रांड बनाने में बहुत आसानी होता है, क्योंकि कभी कभी हमारा जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट का नाम नहीं याद होता, लेकिन ब्रांड से उसको क्या पता चल जाता है कि किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। जैसे नाइकी है, नाइकी का जो ब्रांड का साइनिंग है, जो ट्रेडमार्क है उसका ऐसे साइन में है, तो इससे पता लग जाता है कि जो किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी साइनिंग ट्रेडमार्क क्या है। इससे क्या होता है कि इससे गुडविल भी बढ़ती है, ख्याति भी बनती है, और प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी होती है। उसके बाद उत्पाद का सेल सर्विस क्या क्या सेवाएं दे सकती है। जैसे कोई कंपनी है फ्रिज बनाती है, फ्रिज बनाने के बाद उसको अगर कोई उसमें गड़बड़ी हो जाता है फ्रिज में, तो उसको आफ्टर सेल सर्विस उसको सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए गारंटी देती है, वारंटी देती है, कितने साल की गारंटी देती है, कितने साल की वारंटी देती है। तो इसी को बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। अब आफ्टर सेल सर्विस में सबसे पहला क्या है, उत्पाद का प्रशिक्षण देना। हम क्या करेंगे, जो हमारा हम किसी हम क्या करेंगे कि जो कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है और कोई ए नाम का बंदा फ्रिज खरीदता है, तो हम क्या करेंगे, उसको मैनुअल चलाने के लिए उस कंज्यूमर को हम ट्रेनिंग देंगे, ताकि उसको पता चल सके कि ये किस प्रकार से ये मैनुअल होता है, चलता है। और उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है या कोई खराबी हो जाती है, तो जो बंदा रिपेयर करेगा घर जाके यहाँ से सर्विस सेंटर में, हम उसको भी ट्रेनिंग देंगे कि अगर इसमें कोई भी, इस फ्रिज में कोई गड़बड़ी हो जाता है, इस एसी में कोई गड़बड़ी हो जाता है, तो ऐसी क्या चीज है कि हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसको भी हम प्रशिक्षण देकर प्रोडक्ट के बारे में सिखाते हैं। उसके बाद है उत्पाद के रख रखाव में सहयोग प्रदान करना। ऐसा नहीं कि आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट तो खरीद लिया, लेकिन उसके रख रखाव का ध्यान ही नहीं दे रहे, वो 1 साल की वारंटी दे दी या गारंटी दे दी, तो आप उसको तोड़ दिए, तोड़ के ले जाने के बाद आप बोले कि ये तो गारंटी में था, आप मुझे दूसरा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उत्पाद के रख रखाव में भी ध्यान रखा जाता है, ताकि वो सुरक्षित रहे। उत्पाद के मरम्मत की सुविधा, वही रिपेयर होता है कि अगर आफ्टर सेल सर्विस कंपनी क्या सर्विस देती है, और आपको खरीदने के बाद अगर उसमें कोई प्रोडक्ट में गड़बड़ी आ जाता है, उसको तो उसके मरम्मत की जाती है उसका, ताकि रिपेयर किया जाता है, ताकि वो प्रोडक्ट सही से फिर से चल सके। उत्पाद में निर्माण संबंधी दोष उत्पन्न होने पर किसी हिस्से में बदलने की सुविधा। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी मान लीजिए, और वो चेयर बनाती है, या चेयर बनाती है उसमें कोई लेकिन कुछ चेयर क्या होते हैं कि अच्छे क्वालिटी के निकलते हैं, कुछ चेयर क्या होता है खराब हो जाते हैं। तो क्या करेगी, उस चेयर, जो खराब चेयर है उससे क्या करेगी, वो प्लास्टिक का बोतल बना देगी। तो उसने क्या किया कि चेंज कर दिया, उसी जो वेस्टेज मटेरियल था या जो कुर्सी खराब हो गई उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया किसमें, प्लास्टिक के ग्लास में। इससे क्या होता है, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसको लॉस भी नहीं होता, और एक नया प्रोडक्ट बन के भी तैयार हो जाता है। उसके बाद है संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी करना जरूरी होता है, ताकि कंपनी क्या करती है कि अपने ग्राहक से हमेशा कम्युनिकेट करती है, जो होलसेलर है, रिटेलर जो भी बेचता है अपने ग्राहक को, वो हमेशा कम्युनिकेट करता है, मार्केट में जाके भी कम्युनिकेट करता है, ताकि पता चल सके कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। उसके अनुसार हम डिसीजन को लेते हैं।
हम कम्युनिकेट सीधे कर दें ताकि भविष्य में डिसीजन लेने में आसानी हो। और कम्युनिकेट करने से हमको ये पता चलता है कि हमारे जो कंज्यूमर है उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या, उनका टेस्ट बदल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजों का पता फीडबैक हमको मिलता रहता है। उसके बाद है वस्तु विविधीकरण। वस्तु विविध इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। वस्तु विविधीकरण इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी वो क्या ग्लास बनाती है। अब एक बोरोसिल का ग्लास है 600 रुपए का, तो वही कंपनी क्या करती है ग्लास को बनाती है, वो 400 रुपए का बेचता है, वही कंपनी 100 रुपए का भी ग्लास बनाती। तो उसने क्या किया, ग्लास ही बनाया, लेकिन ग्लास का ही सेगमेंटेशन कर दिया कि ये क्वालिटी ए का है, क्वालिटी बी का है, क्वालिटी सी का है। तो उसके अनुसार वो प्राइस को फिक्स कर देती है कि इसका 100 रुपए है, इसका 400 रुपए है, इसका 1000 रुपए है। तो वो एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट को बनाती है, लेकिन उसमें सेगमेंट कर देती है, बांट देती है, तोड़ के अलग अलग भागों में बांट देती है, क्वालिटी वाइज और प्रोडक्ट वाइज। उसके बाद है बाजार विश्लेषण। बाजार विश्लेषण भी करना बहुत जरूरी होता है ताकि हमको मार्केट में पता चल सके कि कौन से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कंज्यूमर का टेस्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, या कोई कंज्यूमर शिफ्ट कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट की वजह, दूसरे प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसकी क्या वजह है, उसकी आवश्यकता है, उसकी नीड, उसकी वांट के बारे में हमको पता लगता है। मार्केट का वातावरण क्या है, वो सारी चीजें हमको पता, और कौन सा और प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, ये सब चीज पता लगाने के लिए हमको मार्केट विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद है पुनः विपणन। पुनः विपणन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है विपणन। विपणन उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल कर, और मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके बाद सेल करने के बाद किसी कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, सेल्स के बाद भी किसी कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका विपणन कार्य चलता रहता है आफ्टर सेल्स भी। तो उस पूरे प्रोसेस को विपणन करते हैं। विपणन किया तो इसमें क्या होता है कि आपको बार बार विपणन करना पड़ता है, बार बार आपको सेल सर्विस बार बार आपको देना पड़ता है, और ये सारी चीज आपको आफ्टर सेल्स के बाद भी करनी पड़ती है विपणन, ताकि हमको पता चले कि हमारा जो कंज्यूमर है उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी, और उनको अच्छे से सॉल्व कर किया जा सके। थैंक यू सो मच।